2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में 2021 की एसआई भर्ती को लेकर पूरे प्रदेश में बवाल मचा हुआ है और हम लगातार शुरुआत से ही दोनों पक्षों को दिखा रहे हैं। पहले लगातार जिस तरीके से एसआई भर्ती को रद्द करने के लिए शहीद स्मारक पर जो धरना प्रदर्शन हुआ था हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में लगातार 4 महीने हमने लगातार उसको दिखाया कि किस तरीके से लगातार एसआई भर्ती रद्द करने की मांग चल रही है। लेकिन जैसे ही सिंगल बेंच का फैसला आया उसके बाद दूसरा जो पक्ष था, चयनित एसआई थे, वो लगातार सड़कों पर उतर गए, उनके परिजन सड़कों पर उतर गए। लेकिन इसी बीच कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। एसओजी की जांच पर सवाल खड़े हो रहे हैं, सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसका जवाब कौन देगा? जवाब वही लोग देंगे जो इस भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे थे। तो हमारे साथ मौजूद हैं लादूराम गोदारा। आपने एजुकेशन नगरी पर लगातार देखा होगा, सुना होगा, जब हम धरना प्रदर्शन कवर कर रहे थे तो जिस तरीके से माहौल राजस्थान में एसआई भर्ती को लेकर है, सरकार में है, विधानसभा में मुद्दा उठा, तो तमाम चीजों को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे सवाल हैं और सभी सवालों के जवाब लादूराम गोदारा देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और जिस तरीके से आपने लगातार इस मुद्दे को उठाया, भर्ती रद्द हो गई, लेकिन उसके बाद एक नया जो मुद्दा निकलकर सामने आया, दूसरा पक्ष निकलकर सामने आया और उन्होंने एसओजी पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए, गंभीर सवाल खड़े कर दिए, जांच पर सवाल खड़े कर दिए। तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे और अब जिस तरीके का माहौल बना हुआ है? देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपना विरोध दर्ज करवाने का। यहाँ हर किसी भी पक्ष को कोई भी पीड़ा हो उसको बोलने का, विरोध करने का सबको अधिकार है। लेकिन आज राजस्थान की न्यायपालिका ने तमाम गहन तथ्यों और जांच के बाद में जो है इस भर्ती को रद्द करने का जो फैसला दिया है, उसके बाद में अभी तक तो सरकार ने जो है कोई संज्ञान लिया नहीं है, ना कोई आरपीएससी ने जो है इस पर नोटिस निकाला है। तो ये जितने भी जो थानेदार जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो पुलिस लाइन के अंदर जो अपनी सर्विस में हैं, उनको अभी तक पद से हटाया नहीं गया है। पद से हटाया नहीं जाने के बावजूद भी, अपने पद पर बने रहने के बाद भी ये जो है लाइन से बाहर आके एसओजी के एडीजी पर जो आईपीएस रैंक का अधिकारी है और राजस्थान का जो है पुलिस सर्विस का जो है टॉप सेकंड हाईएस्ट अधिकारी है, और एक एसआईटी का जो है हेड एडीजी रैंक के अधिकारी के ऊपर ये टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं। राजस्थान की न्यायपालिका पर जो ये आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और यहाँ तक कि जो है ये सरकार के ऊपर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। तो मेरा तो जो है सरकार से ये गुजारिश रहेगी, निवेदन रहेगा, और पुलिस रैंक के जो इनके अधिकारी उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि इनके ऊपर आप कार्यवाही होनी चाहिए कि पद पे रहते हुए भी ये लोग आपके पुलिस सर्विस के जांच एजेंसी और इस अधिकारी और कोर्ट पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, जो इनको ऊपर बोलने का हक नहीं है। अगर आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, आपको बोलना है या कोई भी बात या तथ्य रखनी, तो आप जो है सम्मान के साथ और तरीके से आप अपनी बात रखिए। ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगा के जो है आप ऐसी बात नहीं रख सकते। लेकिन अब जिस तरीके से ये कहना कि बहुत सारे जो ईमानदारी से लगे हैं बच्चे, जिन्होंने मेहनत की, जिनका पेपर लीक में कोई रोल नहीं है, खरीदा नहीं है, लेकिन उनकी नौकरी जा रही है, तो नौकरी जो होती है बड़ी मुश्किल से लगती है। तो ऐसे में उनका दर्द जो निकलकर बाहर आ रहा है, उनका यही कहना है कि बार बार नौकरी नहीं लगती है, तो नौकरी जाना कुछ फर्जी लोगों की वजह से, तो ये उनके साथ तो गलत हो रहा है ना। देखिए, यहाँ जब परिस्थितियां इस अनुकूल परिदृश्य के अंदर नहीं आ पा रही है, गलत और सही को जो है छंटनी नहीं कर पा रहे हैं, तो न्यायपालिका ने फैसला दिया है। तो जो गहन तथ्य और जो पेपर लीक में जो भ्रष्टाचारी और जो अनियमितता पाई गई है, भर्ती की जो पारदर्शिता और शुचिता भंग हुई है, उसके आधार पर न्यायपालिका ने फैसला दिया है। न्यायपालिका सर्वोपरि होती है। न्यायपालिका के फैसले के बाद में भी अगर ये लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम ईमानदार हैं, हम ये नहीं कह रहे कि सारी की सारी भर्ती फर्जी है, लेकिन जिस परिदृश्य के आधार पर जो माहौल जिस प्रकार से लगातार गिरफ्तारियां और जो चेन खुलती जा रही है, उस हिसाब से यह है कि एसओजी तक ने यह कहा है कि 400 से 500 फर्जी थानेदार है, और हम संभवतः मानते हैं कि 859 में से जो है 500-600 फर्जी थानेदार है। बचते हैं 100, 150, 200, कोई संख्या नहीं है। हो सकता है ये 50 भी निकल जाए, हो सकता है ये 200 भी निकल जाए, लेकिन समाज हित में, जनहित में और आने वाले समय में एक आदर्श स्थापित करने के इस फैसले में जो है कभी कभी निर्दोष लोगों को भी आहुति देनी पड़ती है। लेकिन जहां 8 करोड़ राजस्थान की जनता इस फैसले का स्वागत कर रही है, जहां प्रदेश के तमाम 8 लाख युवाओं के साथ अन्याय हुआ है, वहां 100-150 लोगों को अपनी आहुति देके आने वाले समय में वापस से जो है कठिन परिश्रम करके दोबारा उसी जोश और जुनून के साथ तैयारी करके समाज को दिखाना चाहिए कि हम ईमानदार हैं, और हम ईमानदार पहले थे। जो आज थानेदार पद पे कलंक लगा है,
जो फर्जी, चोर, बेईमान, इस थानेदार पद जो है ये एडिशनल एसपी रैंक तक जाने का जो ये पद है, आज इतना कलंकित हुआ है। जो यहाँ राजस्थान की आंतरिक सुरक्षा का जो पद है ये थानेदार, इस पद पर जो ये लोग बैठे हैं, अगर मानो कि एक व्यक्ति भी अगर गलत तरीके से चुन के अगर ये रह गया तो ये राजस्थान की जनता के साथ कितना गलत होगा। क्या आप बताओ कि 100-150 लोगों के ईमानदारों को चलते, क्या पीछे बचे 700 लोगों की फर्जी फोर्स को आप कंटिन्यू कर दोगे? अगर एक व्यक्ति भी अगर गलत तरीके से वहां चुन के रहता है तो ये कितना बड़ा गलत करेंगे। तो मेरा ईमानदार भाइयों से इतना ही गुजारिश है कि आपका दुख दर्द जायज है, हमें भी थोड़ी सी तकलीफ होती है कि भाई कोई हमारे निर्दोष भाई अगर गलत है, लेकिन निर्दोष के मामले में दोषी कितने ज्यादा वो देखो। एसओजी ने आज 1.5 साल जांच करके अब तक 55 थानेदारों को गिरफ्तार किया है। अगर एसओजी आने वाले 10 साल तक जांच करेगी, एसओजी के लिए गिरफ्तारियां करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। गिरफ्तार एसओजी किसी को भी कर सकती है, लेकिन उसके खिलाफ सबूत जुटाने, तथ्य जुटाने में बड़ा समय लगता है, क्योंकि 4 साल इस भर्ती को हुए हो गए। साक्षी जुटाने में, इलेक्ट्रॉनिक साक्षी, क्योंकि कोर्ट में उस व्यक्ति को जब पेश किया जाता है तो उसके खिलाफ सबूत और एविडेंस रखने पड़ते हैं। अगर एविडेंस वो चेन उस तरीके से नहीं मिल पाती तो एसओजी को भी समय लगता है। एसओजी भी कोई भगवान का रूप नहीं है, एक इंसान है। उनमें भी जो है व्यक्तियों की जो है वो फौज है, जो अपने में से ही निकल के उन्होंने जो अपना पद हासिल किया और वो लोग जांच कर रहे हैं। 4 साल बाद में अगर ये साक्षी जुटा के अगर ये कार्यवाही करे, इतनी शानदार कार्यवाही हुई है जिसका कोई तोड़ नहीं। और आने वाले समय में जो लोग कहते थे कि भर्ती रद्द हो जाएगी तो एसओजी की जो है जांच बंद हो जाएगी, आप देखिए कि 28 तारीख को कोर्ट के फैसले के बाद दुगुनी रफ्तार से एसओजी की जांच है और लगातार गिरफ्तारियां हो रही है। तो उन लोगों को समझना चाहिए, एसओजी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करके फैसले का स्वागत करके जनहित में अपनी आहुति देनी चाहिए और लोगों को दिखाना चाहिए। उसके अलावा इन लोगों को यह मांग करनी चाहिए कि सरकार जो है, कोर्ट ने कहा कि 859 और 1015 दोनों ऐड होने चाहिए। सरकार से यह मांग करनी चाहिए कि हमारी 859 की वैकेंसी अलग कराई जाए, दोनों वैकेंसी करवाई जाए, ताकि हमें एक वैकेंसी में नहीं दोनों वैकेंसियों में हमें मौका मिल सके। अगर एक वैकेंसी में हम अगर 1% से भी रह गए तो हमें दूसरी वैकेंसी में हमारा प्रदर्शन करने का मौका मिले। यह मांग उनकी फिर भी जायज है। लेकिन जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि कुछ फर्जी लोग हैं, लेकिन ये एक रिपोर्ट है एसओजी की लादूराम जी, जिसमें यह कहा गया है कि अभ्यर्थी जिनके विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास 785 है। तो उन लोगों का कहना है कि जब 785 का कोई प्रमाण नहीं है एसओजी के पास में, तो इसमें से कितने 58 लोग गिरफ्तार हो गए। तो 58 लोगों की वजह से लगभग 700 के आसपास, अगर इनमें से कुछ और निकाल दे तो 700 के आसपास तो ईमानदार है, उनका यही कहना है। देखिए, ये झूठा तथ्य है, झूठा आरोप है। अगर एसओजी के पास पूर्व में सभी के तथ्य होते तो एसओजी अब तक तो सब कुछ कर लेती। एसओजी के पास धीरे धीरे जो है सबूत आ रहे हैं, धीरे धीरे एसओजी के पास परिवाद आ रहे हैं, धीरे धीरे एसओजी के जो हेल्पलाइन नंबर पर शिकायतें आ रही है। अगर ये व्यक्ति में ये जितने भी थानेदार है, अगर ये 1.5 साल 2 साल ट्रेनिंग करके अपने साथ रहने वाले और अपने करीबी लोगों में से 800 लोगों में से भी ये नहीं पहचान पाए कि ये फर्जी चुन के आया है, ये ईमानदारी से आया है, मेहनत से आया है, तो ये लोग कैसे ये कह सकते हैं कि एसओजी में इतनी कम संख्या की टीम है और वो लोग कार्यवाही कर रहे हैं। 785 लोगों की जो बात है, मैं बताना चाहूंगा, इन लोगों को अभी मालूम नहीं होगा। ये जो वो बात है कि जो 859 लोगों की जो भर्ती थी उसमें से लगभग 824 लोगों ने इस भर्ती को ज्वाइन किया। उसके बाद में लगभग ये न्यूज जब की है जब लगभग 40-45 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी थी। वो गिरफ्तारियां निकाल के और ये 20-21 लोग जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनको निकाल के जो पीछे बचती हुई संख्या है वो 785 की संख्या है कि अब तक 785 लोग जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके हमारे पास धीरे धीरे साक्ष्य आ रहे हैं। कुछ लोगों के साक्ष्य हैं, वो मजबूत साक्ष्य नहीं है जिसको हम चेन से जोड़ पाए। वो चेन जोड़ना और गिरफ्तारी करना वो नहीं है। अगर एसओजी ऐसे किसी के ऊपर थोड़ी उठा सकती है, किसी ने एसओजी को कह दिया कि वो व्यक्ति फर्जी है, एसओजी सबूत और एविडेंस के मामले में उसको उठा के लेके आती है। एसओजी जब उसके खिलाफ एविडेंस तथ्य कलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद एसओजी उसको नोटिस भेजती है और उसको बुलाती है। इस प्रकार पूरी कार्रवाई होती है। एसओजी ने वो दिया है कि 785 लोग अभी वो है जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं और इनके खिलाफ हम साक्ष्य जुटा रहे हैं। जैसे जैसे हमारे पास शिकायत और साक्ष्य आ रहे हैं, जैसे जैसे हमारी नई चेन खुलती जाएगी, कोई बड़ा अगर पेपर माफिया पकड़ में आएगा, कोई वांछित आरोपी जैसे जैसे जो फरार है वो गिरफ्तार में आते हैं, वैसे वैसे नई चेन खुलती जा रही है। आप देखिए कि भर्ती रद्द के बाद अभी कल परसों जो नया एक प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल गिरफ्तार हुआ है, उससे ये चेन जुड़ने मारी कि उसने 8 से 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो विनोद रेवाड़ गिरफ्तार हुआ उससे नई चेन खुलने को मिली है। उसके बाद में 2 से 3 थानेदारों की गिरफ्तारी हो गई। ऐसे 2 लोगों की गिरफ्तारी होगी जिन्होंने लिखित परीक्षा पास की लेकिन फाइनल मेरिट से नहीं निकल पाए। तो ये चेन धीरे धीरे खुलती है। लेकिन जिस तरीके से यह भी कहा जा रहा है कि एसओजी जो है वो तभी किसी व्यक्ति को, किसी आरोपी को गिरफ्तारी दिखाती है जब या तो कोर्ट में कोई बड़ी हियरिंग हो या कोई सरकार की कमेटी की कोई बैठक हो या ऐसा कोई इवेंट हो जिस तरीके से उसको बनाया जा सके, दिखाया जा सके कि देखो अभी भी लगातार जो फर्जी थानेदार हैं वो गिरफ्तार हो रहे हैं। ये लगातार कहा जा रहा है। तो एसओजी पर यह आरोप है कि वो षड्यंत्र के तहत काम कर रही है।
जब कोई हियरिंग हो, कुछ ऐसा मामला हो, तभी उठाती है, जबकि एसओजी को पहले से पता है कि इसको गिरफ्तार किया जाना है। अगर ऐसा होता, ये एक घर के अंदर बैठ के एक परिवार के रूप में सामाजिक परिदृश्य में बैठ के बात करने वाली बातें होती है। एसओजी एक इतनी बड़ी जांच एजेंसी है जिसको सरकार ने गठित करी है। एसओजी को जब गठित करी थी माननीय भजनलाल सरकार ने, तब उनको यह कहा था कि आपको जब भी अगर नींद आने लगे तो युवाओं के सपनों को याद कर लेना। उसी परिदृश्य में एसओजी ने इतनी शानदार और जानदार कार्यवाही करते हुए ये अंजाम लिया है। अगर ऐसी बात होती तो आज भर्ती रद्द करने के बाद एसओजी क्यों कार्यवाही कर रही है? इसका मतलब तो अगर एसओजी सामंजस्य के तहत कार्यवाही कर रही है, 60 कांड के साथ कार्यवाही कर रही, तो फिर तो एसओजी को जांच बंद कर देनी चाहिए थी। लेकिन एसओजी भर्ती रद्द के बाद में भी कार्यवाही कर रही दुगनी रफ्तार के साथ। ये एक भावनात्मक टिप्पणी है जो उनको जो है भर्ती रद्द के बाद में जो उनको पद के गंवाने का जो दर्द छलक रहा है, उसमें ये उस बौखलाहट के अंदर ऐसी बयानबाजी करी। लेकिन मैं उनको कहना चाहूंगा छोटे बड़े भाइयों के नाते कि आप ऐसी टीका टिप्पणी से बचें। अभी आप उस दर्द के अंदर बौखलाहट में अनजाने अनजाने में कुछ भी बोल दोगे, लेकिन आने वाले समय में आपके ऊपर ये भारी पड़ सकता है, क्योंकि आप पद पे बने रहकर ऐसा आरोप कर रहे हो। एसओजी जो है स्वतंत्र प्रभाव से अपनी कार्यवाही कर रही है, और एसओजी में कोई एक व्यक्ति की टीम नहीं है। एसओजी में 30 से 40 लोगों की टीम है और वो अपनी अलग अलग काम कर रही है। कोई एसआई की जांच कर रही है, कोई पीटीआई की जांच। और जब जब एसओजी को जो है नया कोई परिवाद मिलता है और नया शिकायतों को नई चैन मिलती है, उसी प्रकार एसओजी उसको गिरफ्तार करके लेके आती है। ऐसा तो कोई है नहीं कि जब जब कोई होती है, ये कभी कभार कोई संभावना ही ऐसी होती है कि वो आज उसको गिरफ्तार करना होता है और कल हियरिंग होती है। ऐसा कोई परिदृश्य हमारे तो को लगता नहीं है। एसओजी ने जितनी शानदार कार्यवाही करी उसकी तो राजस्थान की जनता तारीफ कर रही है, और आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। मैं बता दूं आपको कि आज आरपीएससी के 2nd ग्रेड टीचर का एग्जाम था। जोधपुर के खेतेश्वर स्कूल में पेपर खुले होने की घटना मिली है। उसी प्रकार आज वो सबको सामान्य लग रहा है, लेकिन इसी प्रकार एसआई के समय जब एग्जाम था तब ये सारे साक्ष्य सामने आए थे सोशल मीडिया पे। उस समय लोगों ने इसको हल्के में लिया, सामान्य लिया। लेकिन आज 4 साल बाद में कितनी बड़ी बीमारी के रूप में कितना बड़ा जंजाल इस एसआई के भर्ती के अंदर खुलने को मिला, वैसे ही आने वाले समय मिलेगा। तो ये आने वाले समय में एक आदर्श स्थापित करने वाला एक लैंडमार्क फैसला जो है, वो एक डर का माहौल पेपर लीक करने वाला और पेपर चोरों में बनेगा। लेकिन ये भी कहना है, जैसे आपने अभी 2nd ग्रेड भर्ती का जिक्र किया, तो बहुत सारी भर्तियां थी जिसमें पेपर लीक हुआ, चाहे रीट की भर्ती हो या पटवारी भर्ती हो, और भी तमाम भर्तियां जिसमें पेपर लीक हुआ। पीटीआई भर्ती में हुआ, शिक्षक भर्ती में हुआ, फॉरेस्ट गार्ड में हुआ, तो तमाम भर्तियों में पेपर लीक हुआ। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एसआई भर्ती को इतना बड़ा मुद्दा बना देना और उस भर्ती को रद्द करवाना, ये कहीं ना कहीं ऐसे नहीं लगता कि दूसरी भर्तियों के लिए आवाज नहीं उठाई बल्कि इस भर्ती को रद्द करवा दिया? देखिए, मुद्दा बनाया नहीं जाता, मुद्दा अपने आप में जो है निकल के आता है। जिस प्रकार से राजस्थान की जो है भाजपा की सरकार जब सत्ता में आई, उससे पहले भाजपा की सरकार ने ये पूरे राजस्थान में चुनावी माहौल बनाया था। मैनिफेस्टो में लिखा था कि हमारी सरकार आएगी तो एसआई भर्ती की हम जांच कराएंगे और एसआई भर्ती हम रद्द करेंगे। उसी के तर्ज पर जो है एसओजी को जो है जांच सौंपी थी और एसओजी ने वो कार्यवाही करी। उसी परिदृश्य में पीटीआई की भी जांच चल रही है। लगातार सोशल मीडिया में भी खबर आ रही है कि पीटीआई की भी जांच चल रही है। लगातार लोगों के ऊपर फर्जी डिग्रियों का जो मामला पाया जा रहा है, और बीच बीच में आप देखोगे तो 2nd ग्रेड के रूप में वनपाल के आरोपी भी गिरफ्तार हुए थे, ईओआरओ में भी गिरफ्तार किए थे। ईओआरओ की भर्ती राजस्थान की सरकार ने रद्द कर दी थी। और एसआई का प्रकरण इतना बड़ा प्रकरण था क्योंकि ये पुलिस की आंतरिक सुरक्षा का मामला है। अगर ऐसे लोग फर्जी वर्दी लगा के अगर चुन के बैठ गए सीट पे, तो वो अपनी कलम की ताकत से पूरी राजस्थान की कितनी जनता का वो हवाला करेंगे। ये जो जितने भी लोग बयानबाजी कर रहे हैं, उस बयानबाजी से पहले इनको समझना चाहिए। मैं बता दूं आपको कि ये लोग कह रहे हैं, मैंने एक वीडियो देखा कि हम 500 लोग जो है सरकारी सेवा में थे जो छोड़ के यहाँ पे आए। तो भाई साहब, इसका मतलब तो ये एसआई की भर्ती नहीं हुई, इसका मतलब तो जो है आप सभी को इस भर्ती में ऐसा कितना शानदार मौका मिला कि सरकारी सेवा छोड़ना पड़ी। इसका मतलब तो आप सबको जो है पैसों के दम पे पेपर मिल रहा था, आपने पूर्व की नौकरियां छोड़ छोड़ के आ गई। पहले तो मैं बता दूं कि ये 500 लोग नहीं है, टोटल 143 लोग थे जिन्होंने सरकारी सेवा में नौकरी छोड़ के ज्वाइन किया, और 75 एक्स सर्विसमैन थे। उन 143 में से 27 लोग तो ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं। जो पूर्व सरकारी सेवा में थे, किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि ये सरकारी सेवा छोड़ के आया, इसका मतलब ये इंटेलिजेंट और पेपर चोरी करके नहीं मिला। 27 लोग तो उनमें से गिरफ्तार हो चुके हैं, और 8 लोग ऐसे हैं जो पूर्व में सरकारी सेवा में थे और थानेदार बने और जो फरार हैं। उसके अलावा मजे की बात मैं आपको बता देता हूं कि इस भर्ती के 2 मुख्य आरोपी सुरेश डाका और यूनिक बाम्बू, जिन पर 5-5 लाख का इनामी है और वो लोग अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, वो इस भर्ती के मोस्ट वांटेड मुख्य आरोपी है। और सुरेश डाका खुद प्रिंसिपल की सरकारी जॉब में था, यूनिक बाम्बू जो खुद वनपाल की सरकारी सेवा में था। इससे भी अलावा सरकारी सेवा की बात आई तो मैं बता रहा हूं, रामू राम राय का और बाबूलाल कटारा जो आरपीएससी के मेंबर थे।
जो जजमेंट आया है उस जजमेंट में कोर्ट ने ये लिखा है कि घर का भेदी लंका ढाए, इन आरपीएस के सदस्यों के लिए उन्होंने लिखा है, यानी ये भी सेवा में थे तो इन्होंने पेपर लीक किया। कितने ऐसे में आपको एग्जांपल बता दूं, इस भर्ती का टॉपर सरकारी सेवा में, लेकिन वो जेल में था। इस भर्ती में टॉप 10 में आने वाले लोग जो पूर्व सरकारी सेवा में थे और वो गिरफ्त में आए, ऐसे हजारों एग्जाम्पल पढ़े। लेकिन इन लोगों को केवल और केवल उस बौखलाहट के तर्ज पर यह दिखाना है। तथ्य हम बताते हैं आपको, ओरिजिनल तथ्य क्या है। ये कहीं कोई लिखा हुआ नहीं है कि सरकारी सेवा में था तो वो नौकरी नहीं लेगा। आखिर इतने लोग तभी तो सरकारी सेवा जॉब छोड़ के आए जब इनको मिल रहा था। मैंने एक वीडियो देखा एक भाई का कि मैं पूर्व में जो है IITians की डिग्री IIT किया हुआ हूं मैं हूं और मेरे को जनता से जुड़ा हुआ पद चाहिए था। मैं थानेदार, जनता से जुड़े हुए पद तो हजारों पद ऐसे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं। अगर आपको हल्के में बल्क में अगर चंद पैसों में थानेदार का पेपर मिल गया तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है पैसों के दम पे नौकरी हासिल कर ली और अब वो नौकरी आपकी जा रही है, तो आप ये कहना लग गए कि जनता से जुड़ा हुआ पता। तो ये इसका मतलब तो आप चंद पैसों में नौकरी लेने के बाद में लाखों करोड़ों रुपए वसूलने का आप जनता से काम करते थे, इसलिए आपने नौकरी हासिल की। लेकिन एक चीज़ ये भी है, आपने नौकरी वालों का जिक्र किया, 143 में से लगभग ऊपर वाले 27 और 8 अगर फरार हैं तो फिर 100 के आसपास बचते हैं। तो हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार जो नौकरी छोड़ के आए उनको तो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन जिन्होंने पहली बार एग्जाम दिया है उनका क्या? उनके साथ तो कहीं ना कहीं गलत हुआ है ना। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि कोर्ट के आदेश के बाद में सरकार को अब जो है बैठक करके, अधिकारियों के साथ बैठक करके, अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ मीटिंग करके ये त्वरित प्रभाव से कार्यवाही करनी चाहिए कि जो कोर्ट का आदेश है उस कोर्ट के आदेश को सर्वमान्य करके जो लोग पूर्व में स्टेट गवर्नमेंट की जॉब छोड़ के आए उन लोगों को अपने डिपार्टमेंटों में वापस जॉब देनी चाहिए। जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से जॉब छोड़ के आए उन लोगों को पूर्व में जॉब देनी चाहिए। और जो लोग कुछ जो अदर मामले है, चाहे जैसे कुछ लोगों का एज रिलैक्सेशन का मामला है तो सरकार को उनमें एज रिलैक्सेशन का देना चाहिए। और मेरी तो सरकार से ये अपील है कि सरकार को जो कुछ ईमानदार भाई जो 100-150 की संख्या में जिन्होंने पहली बार नौकरी हासिल करी है, हो सकते हैं वो 50 हो, 100 हो, 20 हो, 10 हो, कोई आंकड़ा फिक्स नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए उनको समाज हित में और प्रदेश हित के अंदर जनभावना के अनुरूप अपनी आहुति देनी पड़ेगी। और कभी कभी क्या होता है कि परिस्थितियां ऐसी होती है तो ये निर्दोषों को वहां देनी पड़ती है आहुति, क्योंकि अब जब बात दर्द की और रोने की आती है तो मैं मानता हूं कि कोर्ट जो होता है वो कभी भी तथ्यों से और भावनाओं से और आंसुओं से नहीं चलता। कोर्ट चलता है साक्ष्यों से, तथ्यों से और गहन सबूतों से, उसके अनुरूप ही न्यायपालिका फैसला देती है। अगर इस प्रकार अगर रोने से और भावना बिखोरने से और इमोशनल एक्टिविटी से अगर कोर्ट अपना फैसला बदले तो फिर अगर किसी रेपिस्ट को या किसी चोर को अगर कोर्ट सजा सुनाता है तो उनके घर वाले और उनके परिजन अगर रोने लगे तो क्या उसकी सजा माफ हो जाती है? नहीं। हाँ, कुछ निर्दोषों की उसमें आहुति देनी पड़ती है, वो कोर्ट भी समझता है, लेकिन जनहित के अनुरूप कोर्ट ने फैसला दिया है जो सर्वमान्य करना चाहिए। अब सरकार को त्वरित प्रभाव से आरपीएससी को नोटिस कर भेज के ये मामला ऐसा करना चाहिए कि 859 लोगों की जो वैकेंसी 2021 में हुई थी उनको अलग ही करवानी जाए, ताकि जो कुछ निर्दोष लोग इसके अंदर जो मारे जा रहे हैं उन लोगों को जो है कंपटीशन फाइट में आसानी हो। अगर इस वैकेंसी में अगर वो रह जाए कुछ 1% कमी से तो आने वाली जो नई 1015 वैकेंसी उसमें उन लोगों को और मौका मिल जाए। ये मांग उनकी जायज है और मैं भी ये मांग कर रहा हूं कि 859 की वैकेंसी अलग हो और 1015 की वैकेंसी अलग हो और एज रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए और जो पूर्व में जॉब छोड़ गए उनको जॉब दी जानी चाहिए। सरकार का मामला और सरकार से हमारी मांग भी है कि त्वरित प्रभाव से कार्यवाही करें। एक सेग्रीगेशन का मामला है जिसमें सरकार ने कोर्ट में रिपोर्ट पेश करके ये कहा था कि हम लगभग सेग्रीगेशन करने के पास में हैं, सेग्रीगेशन कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो है पहले हमने बात भी करी थी। तो इसका क्या है, सेग्रीगेशन जब किया जा सकता था तो फिर इसको रद्द करने की नौबत क्यों आ गई? देखिए, ये जो आप मेरे को बता रहे हो ये सेग्रीगेशन का मामला, यह सरकार के गृह विभाग ने अपने ही अनुरूप जो है अपने विवेक से बना के जो है कोर्ट में पेश किया गया था। एसओजी के ना किसी रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है, ना एसओजी के कभी चार्जशीट में ये लिखा हुआ है। इसके पेश करने के बाद में जो सेग्रीगेशन की बात आप कह रहे हो, जो गृह विभाग ने ही कोर्ट में जो है अपने डबल एजी से प्रस्तुत करवाई थी, उसके रिपोर्ट के प्रस्तुत करने के बाद में न्यायपालिका ने माननीय जांच एजेंसी एसओजी के एडीजी वीके सिंह जी को कोर्ट में तलब किया था व्यक्तिगत रूप से, और बंद कैमरे में जो वो सुनवाई हुई थी उस समय एडीजी वीके सिंह जी से ये सवाल किया गया तो एडीजी वीके सिंह जी ने कहा था कि मैं ये बात नहीं कह रहा हूं कि सेग्रीगेशन संभव नहीं है, मैं ये कह रहा हूं सेग्रीगेशन संभव हो सकता है लेकिन समय कितना लगे,
5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि हमारी 1.5 साल की कार्यवाही के बाद में अब तक हम लगभग 50-55 लोगों को गिरफ्तार किए हैं। मुख्य आरोपी गिरफ्तार हैं, इलेक्ट्रॉनिक और साक्ष्य जो उन लोगों ने मिटा दिए हैं, हम कड़ी से कड़ी जोड़ने में संभव नहीं कर पा रहे। वांछित आरोपी फरार है, हमारे पास जो है संसाधनों की कमी भी है, और कोर्ट के अंदर न्यायपालिका अगर मजबूत साक्ष्य नहीं होता हो तो वो लोग जमानत से बरी भी हो जाते हैं। उन्होंने ये कहा कि मैं आज भी व्यक्तिगत रूप से ये कहता हूं कि इस भर्ती में बहुत ज्यादा धांधली हुई है, और बहुत बड़ा जो है मेहनत करने वाले युवाओं के साथ कुठाराघात किया है, जांच करने वाले एजेंसी इसके अंदर सलिम थी। तो मेरा ये मानना है कि पुलिस रैंक का अधिकारी होने के नाते और जांच एजेंसी का हेड होने के नाते कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, और जांच हमारी आगे भी जारी रहेगी, ताकि हम जो है अपराधियों को गिरफ्तार कर सके, पेपर माफियाओं को पकड़ सके, नई से नई जो चेन है उसको लेकर आ सकें। तो ये वो बयान था, एसओजी का कोई बयान नहीं था ये। लेकिन लादूराम जी, एक ईमानदारी से बताइए कि जांच एजेंसी ने अगर कोई चीज की जांच नहीं कर सकी तो क्या ईमानदार अभ्यर्थियों को इसका बलि का बकरा बनाया जा सकता है? देखिए, मैं फिर ये कह रहा हूं कि कभी कभी मैं एक उदाहरण आपको बता देता हूं कि आज अगर 100 लोगों को हमने किसी निमंत्रण पे बुलाया है, उन लोगों को हमें दूध पिलाना है, और अगर उस दूध के अंदर जहर मिल जाए, छिपकली गिर जाए, तो अपन क्या करेंगे? या तो नया दूध लेके आएंगे, क्या उस दूध में से उस जहर को या छिपकली को अलग करना संभव है? अपन मान सकते हैं, कोशिश अपन कर सकते हैं कि अलग कर सकते हैं, लेकिन अलग नहीं हो सकता। उसी प्रकार इस 859 की पोस्टों में 500, 400, 600 लगभग लोग इस तरीके से जो है गिरफ्तार हो गए। दूध वाला, कबाड़ी वाला, तस्कर वाला, ट्रैक्टर वाला, ट्रक वाला, ना जाने कितने मामले इसमें सलिमत आए गए। इससे उदाहरण, अगर ये भर्ती, एक मैं आपको बात बताऊं, अगर ये भर्ती निरंतर रह गई, रद्द नहीं हुई और निरंतर रह गई, तो आने वाले समय में पेपर माफियाओं के, पेपर चोरों के कितने हौसले बुलंद होंगे। लोग आसानी से पेपर खरीद के लेके आएंगे, लोग तैयारी करना छोड़ देंगे, क्योंकि वो हमेशा उदाहरण देंगे कि अगर आज हम पेपर खरीद रहे हैं, क्यों पेपर खरीद रहे? क्योंकि ऐसा ही भर्ती में लोगों ने इतने भयंकर तरीके से पेपर खरीद रहा, इतना बड़ा माया जाल उसके अंदर था, फिर भी उन लोगों को कुछ नहीं हुआ, हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो ये हमेशा उदाहरण देंगे। और आज ये अगर भर्ती जो रद्द हुई है, तो लोग हमेशा जो है डर का माहौल बनाएंगे, 100 बार सोचेंगे, पेपर नहीं खरीदेंगे, उदाहरण पेश होगा। तो कुछ ईमानदार भाइयों को समाज हित में और देश हित में अपनी आहुति देनी चाहिए, क्योंकि सही और गलत का छंटनी करना असंभव है। अगर संभव होता तो इतना कोई हमारे वो कोई दुश्मन साथी नहीं है, हमारे भी भाई है, हमने भी मेहनत की है। आज उनके परिजन कह रहे हैं हमने सब्जी बेच के बच्चों को पढ़ाया, गहने बेच के पढ़ाया, तो हमारे भी परिजन है। हमारे घर पे कोई टाटा बिरला की मशीन नहीं थी, या कोई पेड़ पे पैसे नहीं लग रहे थे कि हमारे घर वालों ने जो है हमें तो यूं कहा कि चलो आप तैयारी करो, लोगो तो भी कोई बात नहीं, नहीं लगो तो। हमने भी वहां बहुत कुछ सहन किया है, हमने भी ये देखा है जब पसीने से हम पढ़ते थे और 2-3 नंबरों से हम रहे हैं, कितने 8 लाख 3,83,000 में से कितने लोग इस पेपर माफियों की वजह से रहे। अगर कंपटीशन एग्जाम में अगर कोई 1 नंबर से भी रहता तो उसको पता है उस नंबर की कमी कितनी खतरनाक होती है। और आज ये लोग कह रहे हैं हमने पढ़ाया, इन लोगों ने तो 2 साल 2.5 साल से सरकार की तनख्वाह भी उठाई है। हमारे घर वाले और बाकी युवाओं के घर वाले तो 2021 के बाद में 2025 तक महीने के पैसे, कोचिंगों के पैसे, लाइब्रेरी के पैसे उनको दे रहे हैं। तो उनसे ज्यादा तो पैसे हमारे घर वालों ने हमारे पे लगा दिए। आज हम किस मुंह से उनको ये दिखाएं कि पेपर लीक हुआ? तब हमें लड़ना पड़ा आगे आके, और इस भर्ती को रद्द होना एक आदर्श स्थापित करने वाला लैंडमार्क फैसला है। लेकिन इसका ये नहीं कि सारे लोग तो इसमें शामिल, नौकरी नहीं लग सकते थे, तो वेटिंग वाले इसमें जो जिन लोगों को पकड़ा, हटाया, तो उसमें वेटिंग वाले अप्लाई कर सकते थे, वेटिंग वाले इसमें आ सकते थे। जो बहुत पीछे हैं उनका तो वैसे भी जॉब नहीं लगनी थी। मैं आपको बता दूं, आपके संज्ञान में हो या नहीं हो, वेटिंग में आने वाले लोग भी फर्जी है। इसके अंदर गिरफ्तारियां हुई है, जो लोग वेटिंग में, उन लोगों के मैं बताऊं आपको, 859 की तो बात है जो सबके सामने है। 859 के अलावा कितने उदाहरण आप सब मीडिया के सामने आए दिन आते हैं। रिंकू यादव की अभी गिरफ्तारी हुई, जो लिखित परीक्षा में पास हुआ, लेकिन पेपर लेने के बाद वो फिजिकल और वहां असंभव हो गया। तो ऐसे लोग अभी इतने हजारों लोग बाहर बैठे हैं इस भर्ती के अंदर, जो लिखित परीक्षा में पेपर लेके भी पास नहीं हुए, जिन्होंने लिखित परीक्षा क्लियर कर ली तो फिजिकल में फेल हो गए। कुछ लोग फिजिकल में पास हो गए तो इंटरव्यू में फेल हो गए, इंटरव्यू में पास हो गए तो फाइनल मेरिट लिस्ट में रह गए। वेटिंग में आने वाले भी इसके अंदर अपराधी और दोषी फर्जी हैं। और वेटिंग लिस्ट का एक रूल होता है कि भर्ती होने के जो है कुछ समय के बाद ही वेटिंग लिस्ट आ सकती है, उसके बाद वेटिंग लिस्ट नहीं आ सकती। तो वेटिंग लिस्ट का तो यहाँ कोई रोल ही नहीं है। यहाँ तो ये बात है कि 859 के अलावा हजारों लोग बैठे हैं। पेपर तो यहाँ मैं कह रहा हूँ हमारे पास तो ये है कि घर घर आके जो घर कमरों में अपन गलियों में बेचते हैं ना, सब्जी ले लो वो ले लो, वैसे गलियों में आना बाकी था। बाकी हर जगह ये पेपर गया है। लास्ट में 2-2, 3-3 लाख में, अभी मैंने कल परसों एक खबर देखी तो लास्ट में ऐसा मैसेज सीन हो गया था कि व्हाट्सएप के जरिए लोगों को पेपर भेज रहे थे, 2-2 लाख रुपए लो और पेपर लो। लेकिन एक सवाल ये भी है कि अगर इसी तरीके से
पिछली सरकार में लगभग 18-19 पे भर्तियां जो थी, जिसके सारे के सारे पेपर लीक हो गए। तो अगर सभी भर्तियों को इस तरीके से रद्द कर दिया जाए तो फिर कोई भर्ती बचेगी नहीं और उसमें सारे जितने भी ईमानदार लोग हैं सारे शिकार हो जाएंगे इसके। देखिए, आज तक भर्तियां रद्द होती हुई है, लेकिन ये सरकारों की वजह से ही, नेताओं की वजह से ही ऐसा ही भर्ती इतनी लंबी चली है। अगर ये उसी समय फैसला हो जाता तो आज ये इतना मायाजाल होता नहीं। अगर 2021-22 में कांग्रेस फैसला कर लेती तो उसी समय फैसला हो जाता। अगर बीजेपी आते ही जो है उस समय जुलाई अगस्त में जब एसओजी ने रिकमेंडेशन करी, उस समय अगर एसओजी फैसला ये राजस्थान की गवर्नमेंट फैसला ले लेती तो आज इतना बड़ा होता है नहीं। सरकारों ने और नेताओं ने मिलकर ही जो है, क्योंकि कुछ राजनीतिक नेताओं के खुद के इसके अंदर हाथ और श्रमता पाई गई है, वो अपने चहेते लोगों को बचाने के लिए, अपने लाभ के लिए जो है ये पूरा षड्यंत्र कर रहे हैं। और अभी मैं फिलहाल कुछ दिनों में देख रहा हूं कि कुछ 5-4 दिनों से चल रहा है, सर्वे समाज की आड़ में जो है धरने प्रदर्शन किया जा रहा है। सर्वे समाज के नकाब में एक विशेष समाज की नजीर पेश की जा रही है, जिसको बड़ी तकलीफ हुई है। जिस समाज के लगभग 95 से 97 लोग इसमें सेलेक्ट है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो 859 में जो 75 सीटें रिजर्व थी, उस 75 की 75 सीटों पर जो है इस विशेष समाज के लोग चयनित हुए हैं। और टोटल जनरल सीट को मिला के 95 से 97 लोग इस विशेष समाज के लोग थानेदार बने। उन लोगों को इतनी पीड़ा हो रही है जितना कोई इनके जैसे कोई इस भर्ती के अंदर उनकी खुद की कोई पैतृक संपत्ति थी जो उनसे छीनी जा रही है। क्या आज सबसे ज्यादा जो गिरफ्तार हुए, आज स्टूडेंट की कोई वर्ग या समाज नहीं होता, स्टूडेंट एक स्टूडेंट होता है। अगर हम विरोध करें ऐसे, तो आज अगर हम समाज हित में बात करने लग जाए तो सबसे ज्यादा अगर गिरफ्तारियां हुई है तो जाट से, बिश्नोई से, यादव से, इन लोगों से गिरफ्तारियां हुई है। तो फिर हमें तो यह कह देना चाहिए कि चलो भर्ती रद्द नहीं होना चाहिए, हमारे समाज के लोग इसमें साले में नहीं होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि यहाँ समाज हित को दूर करते हुए, अपने वर्ग के चहेतों को बचाने हित को दूर करते हुए एक समाज हित में पूरे प्रदेश में ऐसा मैसेज होना चाहिए, चाहे पेपर माफिया, पेपर चोर और फर्जी तरीके से नौकरी लेना हो, चाहे वो किसी भी समाज या किसी भी वर्ग से हो, वो चोर है तो वो चोर है। और आने वाले समय में एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि दोबारा ऐसी घटना नहीं हो, तो उनको आहुति देनी चाहिए। और कभी कभार ये होता है कि आदमी टैलेंट होता है, अगर वो वास्तव में मेहनती और ईमानदार होता है तो वो, हजारों ऐसे एग्जाम्पल अपन सुनने को पड़ते हैं कि लोग काम करते हुए, मजदूरी करते हुए वो तैयारी करते हैं। कुछ लोगों ने 2 साल आर्थिक स्थिति के नाते हुए तैयारी छोड़ी और फिर उन्होंने तैयारी की, ऐसे हजारों एग्जाम्पल हमारे सामने पड़े। तो इन लोगों ने तो ट्रेनिंग करके इनका दिमाग तो और ज्यादा तेज हुआ है। मैंने एक लड़की का वीडियो देखा, वो कह रही है कि पुलिस की ट्रेनिंग इतनी शानदार होती है कि अगर वो किसी की चप्पल भी चोरी हो जाए तो वो 5 मिनट में ढूंढ के ला सकती है। तो एसओजी के एडीजी अब तक 1.5 साल 2 साल हो गए, 800 में से जो फर्जी थानेदारों क्यों नहीं पहचान पाए। मैं उस मैडम को कहना चाहूंगा कि 1.5 साल 2 साल ट्रेनिंग में रहते हो, आपने एसओजी को क्यों नहीं बताया कि हमारे साथ ये फर्जी थे, ये मेरे को शक के दायरे से लगता है कि ये टैलेंटेड नहीं है, ये ईमानदार नहीं हो सकता, इसकी बातों से, इसके रवैये से इसकी जांच होनी चाहिए। और इतना आप में टैलेंट आ गया कि एक आईपीएस रैंक के अधिकारी को, एक इतने बड़े अधिकारियों की फौज की उस एसआईटी को आप चैलेंज कर रहे हो कि हमें 1 महीने का मौका, तो हम दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। इसका मतलब तो अगर ये फर्जी पोस्ट राजस्थान में आ गई तो ये राजस्थान का जो है पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा विस्तार कर देंगे, एक सुहाना और अपना राजस्थान बना देंगे, खुशहाल राजस्थान। अगर इतना इसमें पुलिस की ट्रेनिंग में टैलेंट आ गया हो तो इनको तथ्यों और बयानों से बचना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप से। एसआईटी जांच कर रही है, शानदार कर, लेकिन तथ्यों और सबूतों जुटाने में समय लगता है, कोर्ट में पेश करने में समय लगता है। न्यायिक प्रक्रिया भी कोई प्रक्रिया होती है, उसके आधार पर ही वो कार्रवाई करनी पड़ती है। जो ये लोग कह रहे हैं हमने बर्खास्त कर दिया, जमानत कर दी, तो जमानत देना एक न्यायिक प्रक्रिया होती है, जमानत हो जाती है। और जो बर्खास्त की वाला मामला है, अगर आप ऐसे बर्खास्त करोगे तो अगर कोई मान लो कि आज से 2 साल अगर ये भर्ती कंटिन्यू होगी, 2 साल किसी ने सेवा दे ली और उसके बाद में पता लगा कि वो फर्जी है, फिर आप बर्खास्त करोगे, क्या 2 साल वो कितना गलत करेगा, उसकी सजा कौन देगा उसको? लेकिन ये समाज विशेष कौन सा है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? और इसमें कल एक बयान भी आया था, राजाराम मील करके कोई किसान नेता हैं जिन्होंने कहा था कि हनुमान बेनीवाल ने जो आंदोलन किया था वो तो फर्जी है, उनके साथ में कुछ लड़के हैं और वो लड़कों के दम पर जो व्यवसायिक हैं, बिजनेस करते हैं लोग, उनको टारगेट करते हैं, धरने देते हैं, उनके बिजनेस बंद करवाते हैं, वसूली करते हैं। तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं उनको मानता नहीं, ना मैं ज़्यादा उनको कोई तवज्जो देता, क्योंकि वो उनको मैं समाज हित नहीं समाज कंटक ज़्यादा कहूँगा। क्योंकि बात यहाँ, अगर वो इस स्टूडेंट की भर्ती को अगर समाज से जोड़ के देखेंगे, इसका मतलब वो समाज हितैषी हो ही नहीं सकते।
यहाँ सर्व समाज के जो लोग हैं, 36 कौम के समुदाय के लोग मिलके जो है वो भर्ती देते हैं। यहाँ हर कैटेगरी के लोग जो है इसके अंदर शामिल होते हैं। अगर अपने अपने समाज के सभी ठेकेदार लोग अगर मिलके लग जाएंगे तो फिर तो न्याय कौन देगा? अगर न्याय इन्हें ही समाज के ठेकेदारों को न्याय देना होता तो फिर ये न्यायपालिका क्यों बनी? बंद कर देनी चाहिए। अगर राजाराम मील ही न्याय दिलाने वाले होते, अगर ये राजस्थान की न्यायपालिका से भी बड़े हो गए तो फिर तो राजस्थान हाईकोर्ट को बंद कर देना चाहिए। राजाराम मील के घर एक दरबार लगा देना चाहिए, न्याय वही देने लगे। और जो ये सर्व समाज के नकाब में जो विशेष समाज धरने प्रदर्शन कर रहा है, इस विशेष समाज को इतनी आहुति क्यों हो रही है? क्या इनकी कोई जागीर छीनी गई है? क्या इन्हीं के समाज के चेते लोग थे? इसका मतलब तो हांडी में कुछ काला जरूर है, ताकि इतने जो है दरपकड़ कर रहे हैं। आज राजेंद्र राठौड़ क्यों नहीं बोल रहा? शिव सिंह राठौड़ की कार्यवाही क्यों नहीं हुई? आरपीएससी के सदस्य संजय सोतरिया से पूछताछ क्यों नहीं हुई? क्या इस समाज को क्यों पूछताछ हुई? रविंद्र सिंह भाटी युवा नेता है, मैं उनका सम्मान करता हूं, आदर्शवादी है, अच्छी छवि के नेता है वो, लेकिन जब वो बयान देते हैं, जब हमारी भर्ती रद्द का फैसला नहीं हुआ था उससे पहले का उनका बयान है कि एसआई भर्ती का मामला माननीय न्यायपालिका में विचाराधीन है और न्यायपालिका का जो फैसला वो सर्वोपरि होगा और सभी पक्षों को सुन के जो भी फैसला देगा उस सब का हम सम्मान करेंगे। तो आज रविंद्र सिंह भाटी जी जो है उस फैसले का क्यों सम्मान नहीं कर रहे? आखिर इससे तो यही जाहिर हो रहा है कि उसको जो है किसी विशेष समाज हित से ज्यादा पीड़ा हो रही है। अगर उनको जो ट्रेनी जो ईमानदार है उनसे पीड़ा हो रही है तो क्या हम ईमानदार नहीं थे? क्या हमारे से पीड़ा उनको नहीं हो रही? अगर उनका वो हितैषी करे तो फिर हमारा हितैषी क्यों नहीं बन रहे वो? इसका मतलब तो ये पूरे राजस्थान के लोगों को पूरा जगजाहिर हो रहा है कि ये लोग जो है इन्होंने सबूतों और तथ्यों के आधार पर जो कोर्ट ने जो फैसला दिया उसको वो मंजूर नहीं कर रहे हैं और ये जो कर रहे हैं अपनी विशेष लोगों को बचाने के हित में, अपने लाभ को बचाने के, इससे यही साबित हो रहा है कि जो मारवाड़ी में एक कहावत है कि नाचने जाने आंगन टेढ़ा, इसका मतलब यही है कि ये लोग केवल और केवल बौखलाहट के लिए और अपनी कुछ लोगों की आदत होती है सीआर की तरह रोने की, जो अपनी राजनीतिक और संवैधानिक सामंजस्य स्थापित करने के लिए, छवि को बरकरार रहने के लिए ऐसा जो है आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। लेकिन कोर्ट सबके लिए सर्वोपरि है। कोर्ट के सामने किसी का भी आरोप प्रत्यारोप नहीं चलेगा। कोर्ट का जो आदेश है उस आदेश को मानना पड़ेगा और आगे भी जो भी मामला अगर कोर्ट में ये लोग गए हैं, डबल बेंच में गए हैं, तो उसमें मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट तक भी जाइए। हमने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी तो हम आगे तक लड़ेंगे और अंतिम समय तक हम जीतेंगे। सत्य को जितना दबाओगे, परेशान करोगे, उससे ज्यादा भी निखर के हम मजबूती से जीतेंगे। लेकिन इस मामले में रविंद्र सिंह भाटी नहीं, गोविंद सिंह डोटासरा ने भी बोला, मनोज कुमार न्यांगली विधायक, इसके अलावा भी कई सारे विधायक हैं जिन्होंने इस मुद्दे का समर्थन किया है और साफ तौर पर कहा है कि इन चयनित अभ्यर्थियों के साथ में गलत हुआ है। देखिए, जितने भी लोग हैं आज पक्ष या विपक्ष में, उन सब नेताओं का और सरकार का धर्म होता है कि कोर्ट का वो आदर करे। मैं मनोज न्यांगली हो मैं नहीं जानता, लेकिन जितने भी ये नेता पक्ष या विपक्ष के जो आज विधानसभा के सदन में आवाज उठा रहे हैं, इनको सोचना चाहिए कि हम एक पक्ष क्यों उठा रहे हैं। द्विपक्षीय इनको सोचना चाहिए कि इस भर्ती में दोनों पहलू है। उस दोनों पहलुओं पर अगर इतने समय तक हम मौन थे और कोर्ट में मामला विचाराधीन था, कोर्ट के फैसले का इंतजार करे तो उसको मानना चाहिए। क्या मनोज न्यांगली, रविंद्र सिंह भाटी, राजाराम मील और ये सब इतने बड़े हो गए कि ये कोर्ट के फैसले से ऊपर भी ये दिखला सकते हैं? तो फिर तो मैं उनको चैलेंज करता हूं कि आप इस कोर्ट के फैसले का जो है, जहां एक और तो राजस्थान के सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार सोशल मीडिया पे और सभा में आए दिन जो है चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने एसआईटी गठित करी, उस एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान की न्यायपालिका ने भर्ती रद्द करी। उस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं कि कांग्रेस के किए हुए काले कारनामों की सजा आज राजस्थान के युवाओं को जो भुगतनी पड़ रही थी उन सबको न्याय मिला है। जो हमारे सबके लिए जो एक राजस्थान के लिए जो एक सर्वोपरि मैसेज जो है न्यायपालिका ने दिया वो स्वागत योग्य है। तो इसका मतलब तो ये मुख्यमंत्री से भी बड़े और ये लोग जो है कोर्ट से भी बड़े, सबको यही दिला देंगे। फिर तो इनको कोर्ट में, सदन में भी जाने की जरूरत नहीं, इन सबको दरबार लगा लेना चाहिए, दिला देंगे। तो इनको सोचना चाहिए कि हम जनहित के नेता है तो जन भावना के अनुरूप और जनहित के अनुरूप हमें फैसला देना चाहिए। कोई हमारा व्यक्तिगत और विशेष मामला नहीं है, यह कोई व्यवहारिक मामला नहीं है। यहाँ समस्त दृष्टिकोण के अनुरूप फैसला हुआ तो इस फैसला स्वागत करना चाहिए और आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए। आप अगर अपने कुछ चेहतों को बचाने के लिए अगर सदन के पटल पर रखोगे, क्या होगा? विधानसभा के सदन में नहीं, हमारे राजस्थान के नेता न्याय योद्धा हनुमान बेनीवाल जी ने तो देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में इस मुद्दे को 3 बार उठा हुआ है। क्या हो गया था क्या निवारण? लेकिन हुआ तो यहाँ लगातार सरकार के ऊपर दबाव बनाने से, तथ्यों और सबूतों के आधार पर न्यायपालिका में जो है सुनवाई हुई, उसके आधार पर फैसला हुआ। भर्ती रद्द किसने करी? कोर्ट ने करी? क्या नेताओं ने करी? क्या सरकार ने करी? किसी और ने करी? नेताओं का काम होता है अपने समाज हित के लोगों के बेखाव में आकर आरोप प्रत्यारोप करने के लिए, कुछ तो लोगों को बचाने के लिए वो अपने काम कर रहे हैं, लेकिन उनसे होना जाना कुछ नहीं है। मैं तो नेताओं को भी सलाह देना चाहूंगा कि आपको जितना चाहे बचने की कोशिश करनी चाहिए इनसे और कोर्ट के फैसले का स्वागत करना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप से बचे। एक सवाल लास्ट में मेरा रह गया कि जब आपने याचिका लगाई थी उससे समय एसओजी ने रिकमेंड किया था सरकार को
भर्ती रद्द करने के लिए। तो उसी समय चूंकि याचिका लगाने में वक्त लगता है, लेकिन उसी दिन उसी वक्त पर जब एसओजी ने रिकमेंड किया उसी वक्त पर आपकी याचिका लग जाती है। इस टाइमिंग पर क्वेश्चन मार्क लग रहा है। देखिए, मैं आपको फिर बात बताता हूँ कि कुछ ऐसा सामंजस्य स्थापित हो जाता है कि किसी दिन हम कोई काम करने वाले और उस दिन हो। अब मैं बताता हूँ, हम विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, पूरे राजस्थान के लगभग लोगों को उम्मीद नहीं थी कि ये भर्ती रद्द हो जाएगी, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस था, हम सबका यही विश्वास था कि सबूत और तथ्य इतने मजबूत है, भर्ती रद्द होगी। 28 तारीख का जिस दिन फैसला आया उस दिन किसी को भी पता नहीं था कि आज फैसला आएगा क्या, लेकिन फैसला आया, सब लोगों ने जश्न मनाया, खुशी जाहिर की, पूरे राजस्थान ने उस फैसले का स्वागत किया। जब हम सरकार से गुहार कर रहे थे, हम सरकार से अपील कर रहे थे कि भर्ती रद्द कीजिए, क्योंकि सरकार ने आते आते जो है जांच एजेंसी गठित कर दी। लगातार मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में जो है तथ्य आने लगे और उस समय तक लगभग गिरफ्तारी हो चुकी थी कुछ लोगों की, टॉपर की भी। तो हमें यूं लगा कि भाई अब सरकार अगर कुछ राजनीतिक दबाव में आके फैसला नहीं ले रही है तो हमें न्यायपालिका की ओर गुहार करनी चाहिए, क्योंकि कार्यपालिका और विधायिका जब अपने चरम पर होती है और वो स्वतंत्र कार्यवाही नहीं करती तो न्यायपालिका की ओर जो है हर कोई अपनी आंखें टकटका के लगता है। तो हमने वो संयोग हमारा ऐसा था कि हमें नहीं पता था कि आज एसओजी रिकमेंडेशन करेगी, ना तो हमें पता था कि एसओजी ने आज सरकार को रिकमेंडेशन किया है, ना कोई बात। हमें लगभग कुछ समय 7-8 दिन बाद में पता चला कि एसओजी ने रिकमेंडेशन करी है सरकार को भर्ती रद्द करने की। तो वो तो हमारे लिए और ज्यादा आसान हो गया था कि हम न्यायपालिका में अपील करी हमने, और एसओजी ने भी जो है इस भर्ती को रद्द करने की रिकमेंडेशन करी। इसका मतलब हमारा जो केस है वो और ज्यादा मजबूत हो गया है कि जो जांच एजेंसी जांच करी उसने भी रिकमेंडेशन, वो तो एक संयोगवश था। ये तो आरोप प्रत्यारोप, लोगों को सोचना चाहिए कि कुछ संयोग ऐसे हो जाते हैं, हो जाना चाहिए। हमें पता होता तो फिर तो हम अगर इतना हमें पता होता कि एसओजी की भी इस भर्ती को रद्द करने की रिकमेंडेशन करेगी तो हम कोर्ट में क्यों जाते? फिर तो एसओजी किसकी है? सरकार की। अगर एसओजी लिख के सरकार को दे रही भर्ती रद्द कर दीजिए तो फिर हम कोर्ट में क्यों जाते? उस दिन कोर्ट में क्यों गए? फिर तो हमें याचिका वापस लेना नहीं चाहिए। लेकिन हमें पता था कि सरकार जो है राजनीतिक दबाव में हमारा मामला दबा रही है, इसलिए हमने न्यायपालिका का जो है गेट खटखटाया और न्यायपालिका ने उसी परिणाम जो एक सुखद जो है विश्वास अनुरूप जो एक फैसला दिया जो पूरे देश में आज चर्चित है और पूरे देश में जो एक ऐतिहासिक फैसले के रूप में साबित हुआ है। तो आपने देखा कि किस तरीके से लगातार जो है वो एसआई भर्ती का मुद्दा राजस्थान में चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे दूसरे पक्ष की ओर से। तो लादूराम गोदारा ने साफ तौर पर उन सभी सवालों का जवाब दिया है जो तमाम आरोप लग रहे थे, और जिस तरीके से अब विधानसभा में भर्ती को यथावत रखने की मांग उठ रही है उसको लेकर भी अपनी पक्ष रखा है। लेकिन अब इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने जो फैसला सुनाया है वो कितना सही है, कितना गलत है? क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला है, तथ्यों और सबूतों के आधार पर फैसला किया होगा। लेकिन अब जिस तरीके से माहौल बना रहा है, क्या चयनित थानेदारों के साथ में अन्याय हुआ है? क्या भर्ती में बड़े स्तर पर घोटाला हुआ था? क्या एसओजी इसको जांच नहीं कर सकती थी? क्या सेग्रीगेशन संभव नहीं था? आपको जो भी लगता हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।